दोस्तों रिलायंस पावर की बात हो आखिर वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें कब से इंतजार था। यानी कंपनी ने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। कैसा रिजल्ट इस बार रह सकता है? क्या रिजल्ट में इस बार कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी? क्योंकि कंपनी फिलहाल लॉस में है, लेकिन कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो काफ़ी शानदार है। ये साल यानी 2024 कंपनी अपने कर्ज से बाहर निकलने की तैयारी कर चुकी है। बहुत सारे इन्वेस्टर का सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसे में क्या रिलायंस पावर आने वाले समय अपनी आईपीओ प्राइस को टच कर सकता है? क्योंकि इसका आईपीओ 500 में लाया गया था। क्या वो संभावना बन रही है? वैसे तो ये स्टॉक ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। कोविड काल में 1 रुपये के आसपास का था। क्या आने वाले समय शानदार रिटर्न की संभावना देख सकते हैं? और यहाँ पे आगे की क्या रणनीति है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सैटरडे के कारोबार की बात कर ले, क्योंकि सैटरडे को स्पेशल ट्रेडिंग के लिए बाजार खुला था और उसमें छोटे से सेशन में ट्रेडिंग हुई है। तो देख लो कि 26.20 पर क्लोजिंग थी। 1.35% की तेज़ी देखने को मिली। यानी स्टॉक फिर से यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो रहा हुआ दिख रहा है। अब जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी ने क्वार्टर 4 के लिए अपनी रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो 25 मई 2024 यानी शनिवार के दिन हमारे सामने क्वार्टर 4 का रिजल्ट होगा। 4-5 दिन बाकी है और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है 1 अप्रैल से ही। तो फिलहाल प्रमोटर ग्रुप से कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, न ही कोई बोर्ड का मेंबर भी इस समय ट्रेडिंग कर सकता है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी इस समय ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो खुलेगी अब सोमवार को 27 मई को। उसके बाद में वो नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे, अपने शेयर खरीद भी पाएंगे और वो बेच भी पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो डेट हमारे सामने आ चुके हैं। अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले अगर सेल्स की बात कर ले तो मार्च 2021 में 7,934 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में घट के 7,503 करोड़ तक आया। तो गिरावट काफ़ी हुई, लेकिन मार्च 2023 थोड़ा सा ठीक रहा। देख सकते हो कि सेल्स फिर बढ़ा, 7,543 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो मार्च 2023-22 के मुकाबले ठीक रहा। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के खर्च की बात कर ले तो मार्च 2021 में 4,359 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 4,768 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 आते थे ये 5,658 करोड़ तक पहुंचा। तो खर्च में काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है और ये भी कंपनी के लॉस की वजह बनी है। काफ़ी बड़ा खर्च हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देके तो मार्च 2021 में 3,575 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में गिर के 2,735 करोड़ के आसपास आ गया और मार्च 2023 आते आते ये 1,885 करोड़ के आसपास आ गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ है। अब इसके पीछे ये भी वजह है कि कंपनी ने कुछ अपने प्रोजेक्ट बेचे भी है, क्योंकि वो कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे में थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम जरूर होगा, लेकिन कंपनी बड़े टेंशन से बाहर आ जाएगी। ओपीएम देखें तो 45% रहा मार्च 2021 में। मार्च 2022 में ये 36% के आसपास था, जो मार्च 2023 में 25% के आसपास रहा है। अदर इनकम देखें तो मार्च 2021 में 455 करोड़ के आसपास थी। मार्च 2022 में वो गिर के 184 करोड़ के आसपास आई, लेकिन मार्च 2023 में अदर इनकम में फिर से थोड़ा सा अच्छा इजाफा देखने को मिला, 340 करोड़ के आसपास आ गई। अब यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट की बात करें 2,539 करोड़ के आसपास रहा मार्च 2021 में, जो मार्च 2022 में बढ़ के 2,721 करोड़ तक पहुँच गया। मार्च 2023 में कम होकर वापस 2,527 करोड़ के आसपास आया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो मार्च 2021 में कंपनी को 412 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी काफ़ी अच्छा था मार्च 2021 प्रॉफिट के मामले में। लेकिन मार्च 2022 में कंपनी को 879 करोड़ का भारी भरकम लॉस हुआ और मार्च 2023 में ये लॉस जो है वो फिर कम हुआ, 297 करोड़ के आसपास आ गया। तो वो मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 ठीक रहा, लॉस कम हुआ। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 427 करोड़ के आसपास था नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में, जो मार्च 2022 में देख सकते हो कि लॉस में बदल गया 923 करोड़ के भारी भरकम। और मार्च 2023 में जो लॉस था वो कम होकर 361 करोड़ के आसपास आया। तो कुल मिला के देखें तो 2021 काफ़ी अच्छा था, लेकिन 2022 के मुकाबले 2023 फिर ठीक है। कंपनी अपने लॉस को कम करी है। आने वाले समय बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। ईपीएस
₹1 के आसपास था मार्च 2021 में, जो मार्च 2022 में -3 हो गया, लेकिन इस बार वापस मार्च 2023 में -1 के आसपास है, तो ये प्लस होने की संभावना दिख रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसके इंडिकेटर्स देखें सिग्नल, तो यहाँ पे आपको 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेजेस 25.91 के आसपास दिखाई देगा और सिग्नल बुलिश दिखाई देंगे। 10 डे का ऐसे में देखें तो 25.51 के आसपास है और सिग्नल बुलिश है। 20 डे ऐसे में देखें तो 26.42 के आसपास बनता है और यहाँ पे सिग्नल बेरिश दिखाई देगा। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे देखें तो 26.31 का और सिग्नल बेरिश दिख रहा है। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज में देखें तो जो प्राइस है वो 26.81 के आसपास दिखाई दे रही है और सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा बेरिश दिख रहे हैं। लेकिन 200 डे ऐसे में देखें तो 23.16 के आसपास बैठ रहा है और सिग्नल बुलिश दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखें तो अब सिग्नल बुलिश बनने शुरू हुए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर ये होगा कि कंपनी बहुत जल्द अपने पूरे कर्ज का निपटारा करने जा रही है और लेंडर से बातचीत कर रही है। बहुत सारी बैंकों का कर्ज चुका दिया गया, सेटलमेंट कर दिया गया, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि अनिल अंबानी एक पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए कि कंपनी को किसी भी तरह से कर्ज मुक्त कर लिया जाए और इसको सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिल रहा है वो वर्दे पार्टनर्स का मिल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर जिनकी VFSI होल्डिंग के माध्यम से इनको 240 करोड़ रुपये मिला मार्च 13 में और इससे इन्होंने अपने ड्यूज को सलटाया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय में ये जो वर्दे पार्टनर्स है इनका और निवेश आ सकता है और वो सबसे बड़ी बात है वो इक्विटी ले रहे। ऐसा नहीं है कि कर्ज दे रहे बल्कि वो उसके बदले में इक्विटी ले रहे, तो इनको भी चिंता की बात नहीं कर्ज चुकाने की, वो भी हिस्सेदार बन रहे कंपनी में, उनको भरोसा है। ऐसे में आने वाले समय प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो देख सकते हो इन्होंने अपना पूरा प्लान यहाँ पे सेट कर दिया है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। ये रिलायंस पावर ने अपने हिसाब से अपना प्लानिंग कर ली है। इन्होंने DBS बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बैंकों का भी सेटलमेंट किया है। तो कुल मिला के कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। डेट भी ये सामने आपको दिख रही होगी कि इसी साल मार्च खत्म होते होते देख सकते हो कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी, जिससे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का निपटारा होता हुआ दिखाई देगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कुछ डिक्रीज हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्च क्वार्टर में तो 24.49% की होल्डिंग थी जो 23.24% के आसपास ही है। इसके पीछे वजह थी कि इन्होंने ऑथम इन्वेस्टमेंट फंड को इक्विटी जारी की है कर्ज के बदले में और इस वजह से इसका सेटलमेंट किया था, जिससे ये थोड़ा सा आपको देखें तो प्रमोटर ग्रुप से इक्विटी कम होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे FI और FPI की बात करें, उनकी यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज हुई है काफ़ी अच्छी, 13.01% होल्डिंग हो चुकी है जो मार्च के पहले मात्र 8.37% थी। इसके अलावा FPI की संख्या भी बढ़ चुकी है, पहले 414 थे जो बढ़ के अब 431 तक पहुँच गए। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, 0.19% के आसपास होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.20% हो चुकी है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड देखें तो यहाँ पे 40 दिखाई देंगे। ये छोटा छोटा निवेश है जिन्होंने लगभग 40 म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश किया हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। देख सकते हो कि 13.5% होल्डिंग थी जो बढ़ के 17.97% हो चुका है। यहाँ पे इस स्टॉक में FI, म्यूचुअल फंड और साथ में बड़े फंड हाउस यानी DI सब जम के खरीदारी कर रहे हैं और ये एक तरह से इसके लिए शुभ संकेत है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, करीब 1192 इन्होंने इक्विटी ली हुई है। और इसके अलावा देखें तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी यहाँ पे 1103 करोड़ की इक्विटी ली हुई है। इसके अलावा देखें तो ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 6 करोड़ की इक्विटी ली हुई है। तो इस तरह से देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा निवेश कर रहे हैं और ये सिग्नल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इनकी जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो आप देखें तो होल्डिंग बढ़ी है वो +80% है जो काफ़ी अच्छी है। तो करीब 80 करोड़ का निवेश और बढ़ा दिया गया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। इससे कह सकते हैं कि यह स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है और Q4 अब हमारे सामने आने वाला है। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो इस स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले समय स्टॉक अपनी पुरानी हाई को टच करने की कोशिश करेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।